इतिहास खुद को दोहराता है। पहले त्रासदी के रूप में, फिर फार्स के रूप में। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने यह टिप्पणी फ्रांसीसी इतिहास और राजनीति पर की थी, लेकिन आज ये फिर से दोहराई जा रही है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं बंगाल की उस राजनीति की जो बार बार उसी काल चक्र में फंस जाती है। 2011 में जब ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा दिया और 34 साल की वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका, तो उन्होंने केवल एक पार्टी को नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा को इतिहास के पन्ने में धकेल दिया था। और ठीक 15 साल बाद उसी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस उसी मुकाम पर खड़ी है जहां वामपंथी खड़े थे उस दौरान इतिहास के गर्त में जाने वाले। 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद टीएमसी में बगावत, फूट और अस्तित्व का संकट आ चुका है। जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने बनाया वो पार्टी खत्म होने के कगार पर है। जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने सींचा था, क्या वो पार्टी हमेशा के लिए बंगाल की राजनीति से विलुप्त होने वाली है? अब मेरे लिए कहे तो ये बंगाल का एक डेजा वू की तरह है। ये राजनीतिक इतिहास का एक क्लासिक चक्र है जो लगभग 15 साल बाद दोहराया जा रहा है। 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल की वामपंथी सरकार को परिवर्तन के नाम पर हटा दिया था और अब 2026 में ठीक उसी कहानी का दूसरा अध्याय शायद शुरू हो चुका है। क्या सत्ता का चक्र इतना क्रूर है? क्या हर विजेता को आखिरकार उसी रास्ते पर चलना पड़ता है जिस रास्ते पर उसने अपने विरोधी को मात दी थी? 2011 का चुनाव बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। वह मोर्चा जो 1977 से लगातार सत्ता में थी, पूरी तरह ध्वस्त। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटें जीती, वाम 62 पर सिमट गया। ममता का नारा मां माटी मानुस, जो एक क्रांति की तरह था। सिंगुर और नंदीग्राम के किसान आंदोलन ने उन्हें जन समर्थन दिलाया, जमीन से सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। उन्होंने वाम सरकार को अधिग्रहण, हिंसा और कैडर राज की वजह से घेरा। वामपंथी विचारधारा जिसकी नींव कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन ने रखी थी, बंगाल में समाप्त हो गई। मार्क्स ने कभी कहा था कि सभी मौजूदा समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, लेकिन बंगाल में वर्ग संघर्ष की जगह पार्टी कैडरों का एकाधिकार और औद्योगिकरण की कमी ने वाम दल को कमजोर कर दिया। लेनिन ने चेतावनी दी थी कि पार्टी वर्ग की अग्रिम पंक्ति है और इसका कर्तव्य जनता का नेतृत्व करना है, यानी लीडरशिप, ना कि जनता के औसत स्तर को प्रतिबिंबित करना। वह मोर्चा धीरे धीरे उसी औसत स्तर पर सिमटता चला गया, बेखबर था। ममता बनर्जी को इसलिए लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ लेफ्ट कहा जाने लगा। पूरे भारत में वाम विचारधारा मार्जिनल हो गई। केरल और त्रिपुरा में भी उनकी पकड़ ढीली हो गई। ममता बनर्जी ने तब कहा था कि उन्होंने तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन आलोचक पूछते हैं क्या उन्होंने वाम की गलतियों को नहीं दोहराया? 2011 से 2026 तक टीएमसी की सरकार में बंगाल तो बदला। कन्या शिशु, लक्ष्मी भंडार, छात्रवृत्तियां जैसी योजनाओं ने गरीबों और महिलाओं तक पहुंच तो बनाई, लेकिन अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूत हुआ। दूसरी तरफ भर्ती घोटाले, टोल प्लाजा हिंसा, परिवारवाद, सत्ता के एकाधिकार के आरोप लगे, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा और अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर बड़े सवाल उठे। याद कीजिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था, मैन मेक देयर ओन हिस्ट्री बट दे डू मेक इट जस्ट एज दे प्लीज। मार्क्स का मानना था कि इंसान अपने समाज का निर्माण खुद करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी की परिस्थितियों में ऐसा नहीं कर पाते। बंगाल में सत्ता बनाने वाले अपनी कहानी खुद लिखते हैं, लेकिन पुरानी परंपराएं उनके दिमाग पर बोझ बनकर लद जाती है। टीएमसी ने भी वाम की तरह आंतरिक लोकतंत्र की कमी और परिवार केंद्रित व्यवस्था को बढ़ावा दिया। 2021 में टीएमसी ने 215 सीटें जीती। लग रहा था कि ममता बनर्जी अजेय है, लेकिन 26 आया और सब बदल गया। नया चैप्टर। अप्रैल मई 2026 के चुनाव में भाजपा ने भारी बहुमत हासिल किया, 207 सीटें। टीएमसी मात्र 80 पर सिमट गई। ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट पर शुवेंदु अधिकारी से हार गई थी। भाजपा का वोट शेयर 46% पहुंचा। शुवेंदु अधिकारी सीएम बने। ये बंगाल में पहली बार दक्षिणपंथी सरकार थी। हार के तुरंत बाद टीएमसी में भूचाल। ऋतब्रत बैनर्जी जो पहले सीपीएम से जुड़े थे और बाद में टीएमसी में आए विद्रोह के चेहरे बने।
लगभग 58 से 60 विधायकों ने उनका साथ दिया। स्पीकर रतिंद्रनाथ बोस ने उन्हें विपक्ष के नेता की मान्यता दी। विद्रोहियों ने ममता को चीफ एडवाइजर बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अभिषेक बैनर्जी उनके करीबियों के एकाधिकार पर सवाल उठाए। कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम ने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी ने सभी कमेटियां और फ्रंटल संगठन भंग कर दिए और व्यापक आत्मचिंतन की बात कही। ऋतव्रत बैनर्जी ने कहा कि वो असली टीएमसी हैं, ममता वाली नहीं। दीदी के प्रति वफादार रहते हैं और वो पार्टी को बचाना चाहते हैं। लेनिन ने कहा था कि विरोध को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद उसे नेतृत्व करना। क्या टीएमसी में आंतरिक असंतोष को दबाने की कोशिशें उल्टी पड़ गई? विद्रोह शिवसेना और एनसीपी के विभाजनों की याद दिलाता है। भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी विपक्ष अक्सर कमजोर नजर आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में सत्ता का पूर्ण वर्चस्व दिखता है और अब बंगाल में ऐसा ही हो रहा है। टीएमसी जो कभी अकेली लड़ रही थी, खुद उसी स्थिति में पहुंच गई है। मार्क्स की बात याद दिलाती है कि मृत पीढ़ियों की परंपरा जीवितों के मस्तिष्क पर बोझ की तरह लद जाती है। टीएमसी ने वाम की गलतियों को दोहराया, सत्ता का नशा, परिवारवाद और जनता से दूरी। ममता ने वाम विचारधारा को लगभग खत्म किया। आज उनकी अपनी ममतावाद विचारधारा, व्यक्तिगत करिश्मा, कल्याण योजनाएं और क्षेत्रीय गौरव भी चुनौती में है। बंगाल की राजनीति हमेशा उग्र रही। 60-70 के दशक की नक्सलवारी और 70 के दशक की हिंसा, वाम का लंबा राज और फिर ममता का उदय। हर बार सत्ता बदलते समय बगावत और संकट आए और यही सवाल रहा, क्या टीएमसी टूटेगी? क्या ममता फिर कम बैक करेंगी या भाजपा बंगाल में स्थायी तौर पर बस जाएगी? कार्ल मार्क्स ने ठीक कहा था, इतिहास खुद को दोहराता है लेकिन अलग तरीके से। वो चेहरा बदल लेता है। 2011 वाम के लिए त्रासदी थी, 2026 टीएमसी के लिए फार्स बन गया। लेकिन लोकतंत्र में यही सुंदरता है, जो भी सत्ता में आए उसे मार्क्स और लेनिन की चेतावनियां याद रखनी चाहिए। जनता के नाम पर सत्ता हासिल करो, लेकिन जनता को कभी भूल मत जाना, क्योंकि अंत में इतिहास न सिर्फ दोहराता है बल्कि हिसाब भी चुकता करता है। बंगाल आज फिर उसी क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। आने वाले दिन ये तय करेंगे ये फार्स है या नया अध्याय।